नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की अहम रिपोर्ट। एक बार फिर कांग्रेस में आंतरिक गतिरोध की आहट है। जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों की कवायद के बीच आहट सुनाई दी है। एआईसीसी ने खुद जिलाध्यक्ष पद के लिए तीन नामों का पैनल मांगा और एआईसीसी की ओर से प्रभारी अजय माकन पूरा कर रहे हैं ये टास्क भी। जिलाध्यक्षों के लिए सीधे जिला प्रभारियों से ये नाम मांगे गए हैं, जबकि अब तक प्रदेशाध्यक्ष के जरिए होकर ही ये नाम जाते थे। सभी जिलों के प्रभारियों को फोन करके ये नाम मांगे गए हैं। आज सभी जिलों के नाम भेजे जा सकते एआईसीसी को। परफॉर्मर व्यक्तिगत या फिर मेल के जरिए भेजने के भी निर्देश है। अब प्रभारी अजय माकन के इस कदम की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। आखिर क्या है आलाकमान द्वारा सीधे जिलाध्यक्षों को फोन करने के मायने? आखिर क्यों प्रदेश संगठन को रखा गया इस पूरे प्रकरण से दूर? इन सवालों पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी भी की और कहा, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से पीसीसी चीफ को दूर रखना न्यायोचित फैसला नहीं है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पीसीसी चीफ का पूरा दखल होता है। ऐसे में एआईसीसी और पीसीसी के बीच यहां दूरियां भी बढ़ सकती हैं और एक बार फिर प्रदेश में बढ़ सकती है गुटबाजी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अहम निर्देश दिए। पदाधिकारियों से आईसीसी को भेजे जाने वाला पैनल पीसीसी को भी भेजने के निर्देश दिए। अब इस पूरे प्रकरण में अगले कुछ दिन बेहद दिलचस्प होंगे। ये बिल्कुल नजर आता है जिस तरह से पीसीसी को दूर रखा गया आईसीसी को। और बार बार ये कहा जाता है कि जब भी होता है दखल पूरी तरह से पीसीसी का होता है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये समझ से परे है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस में आंतरिक गतिरोध की आहट इससे नजर आती है। जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों की कवायद के बीच ही ये आहट सुनाई दे रही है। एआईसीसी ने खुद जिलाध्यक्ष पद के लिए तीन नामों का पैनल मांगा और एआईसीसी की ओर से प्रभारी अजय माकन ये टास्क पूरा कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों के लिए सीधे जिला प्रभारियों से ये नाम मांगे गए, जबकि अब तक प्रदेशाध्यक्ष के जरिए ही होकर ये नाम जाते थे। सभी जिलों के प्रभारियों को फोन करके ये नाम मांगे गए हैं और आज सभी जिलों के नाम एआईसीसी को भेजे भी जा सकते हैं। परफॉर्मर व्यक्तिगत या फिर मेल के जरिए भेजने के निर्देश हैं और अब प्रभारी अजय माकन के इस कदम की राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। आखिर क्या है आलाकमान द्वारा सीधे जिलाध्यक्षों को फोन करने के मायने? आखिर क्यों प्रदेश संगठन को रखा गया इस पूरे प्रकरण से दूर? इन सवालों पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी भी की और कहा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से पीसीसी चीफ को दूर रखना ये न्यायोचित फैसला नहीं है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पीसीसी चीफ का पूरा दखल होता है। ऐसे में एआईसीसी और पीसीसी के बीच यहाँ पर दूरियां भी बढ़ सकती हैं और एक बार फिर प्रदेश में गुटबाजी बढ़ सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी निर्देश दिए हैं। पदाधिकारियों से एआईसीसी को भेजे जाने वाला पैनल पीसीसी को भी भेजने के निर्देश दिए। अब इस पूरे प्रकरण में अगले कुछ दिन बेहद दिलचस्प होंगे। राजस्थान आरएसएस मुख्यमंत्री गहलोत और इतिहास। 2008 में दूसरी बार जीतकर आई थी गहलोत सरकार। उस वक्त पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने गफलत में पकड़ा था 2 संघ प्रचारकों, जबकि व्यापारियों का अपहरण करने आए थे ये किडनैपर्स दस्यु प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ले गए थे दोनों प्रचारकों को। तब मध्य प्रदेश के संघ ने साधा था राजस्थान आरएसएस से संपर्क। राज्य के आरएसएस इकाई ने इत्तला दी थी घनश्याम तिवारी को और उसके बाद तिवारी ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की थी। बगैर देर किए गहलोत ने डीजीपी को स्पेशल टीम भेजने के निर्देश दिए और 9 घंटे में प्रचारकों को छुड़ाया था अपहरणकर्ताओं के चंगुल से। उस समय सीएम अशोक गहलोत को संघ से साधुवाद भी मिला था। गहलोत ने उस समय भी दिया था गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर का संदेश और साथ ही सियासी मित्र घनश्याम तिवारी का भी मान रखा था। राजस्थान की परंपराओं के अनुसार गहलोत ने मानवीय मदद की थी और आज जब आरएसएस क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम को लेकर जांच की बात आती है तो गहलोत विधि सम्मत एक्शन लेंगे, लेकिन नाजायज तौर पर स्थानीय संघ प्रमुख को परेशान नहीं किया जाएगा, ये भी माना जा रहा। और ये एक उदाहरण था जब उस वक्त ये घटनाक्रम पूरा हुआ था। अपहरण की घटना जब हुई थी 2008 का ये मामला था, जहां दूसरी बार जीतकर गहलोत सरकार आई थी और उस वक्त पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में एक अपहरण हुआ। अपहरणकर्ताओं को व्यापारी का अपहरण करना था, लेकिन गफलत में उन्होंने संघ प्रचारकों का अपहरण किया, जबकि व्यापारियों के अपहरण करने ये किडनैपर्स पहुंचे थे। किडनैपर्स दस्यु प्रभावित क्षेत्र धौलपुर लेकर गए थे इन दोनों प्रचारकों को और उस वक्त मध्य प्रदेश के संघ ने सीधे राजस्थान आरएसएस से संपर्क साधा। राज्य की आरएसएस इकाई ने घनश्याम तिवारी को इसकी इत्तला दी और उसके बाद तिवारी ने मुख्यमंत्री गहलोत से इसे लेकर मुलाकात की और पूरी बात बताई। बगैर देर किए गहलोत ने डीजीपी को स्पेशल टीम भेजने के निर्देश भी दिए थे और महज 9 घंटे में प्रचारकों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा भी लिया गया। उस समय सीएम अशोक गहलोत ने संघ से साधुवाद मिला था। संघ की तरफ से साधुवाद मिला अशोक गहलोत को, तो गहलोत ने उस समय भी साफ उदाहरण दिया, गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर का संदेश दिया और सियासी मित्र घनश्याम तिवारी का मान भी रखा था।
राजस्थान की परंपराओं के अनुसार गहलोत ने मानवीय मदद की थी, लेकिन आज जब आरएसएस क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम को लेकर जांच की बात आती है तो गहलोत विधि सम्मत एक्शन लेंगे, लेकिन नाजायज तौर पर स्थानीय संघ प्रमुख को परेशान नहीं किया जाएगा। बाड़मेर एसीबी के सिवाना में बड़ी कार्रवाई। सिवाना में डिस्कॉम के एईएन प्रतापा राव बिश्नोई को ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इन्हें ट्रैप किया गया। विद्युत कनेक्शन व ट्रांसफार्मर देने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। परिवादी नकुल सिंह से ने एसीबी में दर्ज करवाया था परिवाद। एसीबी एसपी रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जहां परिवादी नकुल सिंह ने परिवाद दायर किया तो एसीबी ने मामला दर्ज किया था। ट्रांसफार्मर देने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। तो बाड़मेर एसीबी की बेहद अहम कार्रवाई है, जहां सिवाना में डिस्कॉम के एईएन प्रताप राम बिश्नोई को गिरफ्त में लिया गया। 10,000 की घूस इन्हें लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्त में लिया गया है। जहां परिवादी नकुल सिंह ने एसीबी में इसे लेकर परिवाद दायर किया था और एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। और सहयोगी बंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंशी, पूरी जानकारी चाहेंगे किस तरह से गिरफ्त में लिया गया है और कार्रवाई में पूछताछ के दौरान क्या सामने आया? देखिए श्वेता, आपको मैं बताऊं, एसीबी ने आज अब कुछ ही देर पहले सिवाना में स्टेप का आयोजन किया है। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा ने ये कार्रवाई की है। एक नुकुल सिंह नामक परिवादी है, उसके गांव में घरेलू कनेक्शन के लेकर विद्युत विभाग में लगातार वो कनेक्शन के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन एईएन है प्रतापाराम बिश्नोई, वो उनसे रिश्वत की मांग कर रहा था और ट्रांसफार्मर और नए कनेक्शन जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी और 10,500 की रिश्वत लेते हुए उसको अभी ट्रैप किया गया है। एसीबी भी मौके पर कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया बंशी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कार्रवाई जारी है, पूछताछ जारी है, लेकिन 10,000 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ एईएन को गिरफ्त में लिया गया है। परिवादी नकुल सिंह ने यहां पर परिवाद दायर किया था एसीबी में, जिसके बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आखिरकार आज प्रियंका से हुई नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात। कल दिन भर राहुल से सिद्धू की मुलाकात करने की चर्चाएं थी। हालांकि राहुल और सिद्धू के बीच कोई मुलाकात कल नहीं हुई थी। कल पटियाला से राहुल से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे थे सिद्धू। वहीं आज प्रियंका से उनके आवास पर नवजोत सिद्धू ने मुलाकात की। दोनों के बीच पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम पर लंबी चर्चा भी हुई और संभवतः पंजाब में स्थिरता के नए फॉर्मूले पर यहां बात हुई है। इसके बाद सिद्धू ने अपने ट्विटर पर पोस्ट की एक सुखद तस्वीर भी। मुलाकात के बाद प्रियंका राहुल गांधी के आवास पर पहुंची। संभवतः सिद्धू से हुई बातचीत राहुल से शेयर करने ही प्रियंका पहुंची होंगी। राहुल को ब्रीफ करने के बाद सोनिया को पूरा अपडेट देने 10 जनपद पहुंची प्रियंका गांधी। तो बेहद अहम मुलाकात आज नवजोत सिंह सिद्धू और प्रियंका गांधी वाड्रा की रही है। बता दें आपको, कल भी दिन भर चर्चा रही कि राहुल से सिद्धू की मुलाकात हो सकती है, मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। कल पटियाला से राहुल से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू और आज प्रियंका से उनके आवास पर नवजोत सिद्धू ने मुलाकात की है। दोनों के बीच पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम पर लंबी चर्चा हुई और संभवतः पंजाब में स्थिरता के लिए नए फॉर्मूले पर बातचीत हुई होगी दोनों के बीच। और इसके बाद सिद्धू ने अपने ट्विटर पर एक सुखद तस्वीर पोस्ट की। मुलाकात के बाद प्रियंका राहुल गांधी के आवास भी पहुंची और संभवतः सिद्धू से हुई बातचीत से राहुल से शेयर करने प्रियंका पहुंची होंगी और राहुल को ब्रीफ करने के बाद सोनिया को पूरा अपडेट देने 10 जनपद पहुंची प्रियंका गांधी। तो बेहद अहम ये मुलाकात रही। जिस तरह से पंजाब का घटनाक्रम ये जारी है, कोशिश ये की जा रही है कि कोई नया फॉर्मूला सामने लेकर आया जाए, विराम में इस पर लगाया जाए ताकि चुनाव की तैयारियों में एकजुट होकर फोकस किया जा सके। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम पंजाब में कांग्रेस के अंदर नजर आता है, इसे लेकर ही मुलाकातों का दौर भी जारी है। यानी पंजाब से दिल्ली की दौड़ यहां पर नजर आती है और ऐसे में कल पटियाला से दिल्ली पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू। मुलाकात वो राहुल गांधी से करना चाह रहे थे, राहुल गांधी से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी है, लेकिन आज प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी ये मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की उन्होंने एक तस्वीर भी ट्विटर में साझा की है। सुखद तस्वीर ये नजर आ रही है जब दोनों के बीच मुलाकात हुई। माना यही जा रहा है कि पंजाब में जो घटनाक्रम चल रहा है और उसे लेकर कोई नया फॉर्मूला है जिसको लेकर दोनों के बीच में काफी लंबी बातचीत हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह वहां से रवाना हुए। सिद्धू रवाना होने के बाद प्रियंका राहुल के आवास पर पहुंची, जहां संभावना ये जताई जा रही है कि राहुल को पूरा ब्रीफ किया होगा उन्होंने कि किस तरह की बातचीत हुई है, क्या नया फॉर्मूला है, सिद्धू से मुलाकात किस तरह की रही है, पंजाब के अभी मौजूदा हालात क्या है, कैसे इनसे निकला जा सकता है। तमाम पहलुओं पर बातचीत दोनों के बीच में हुई थी और जो बातचीत हुई है उसे राहुल को ब्रीफ करने के बाद सोनिया को पूरा अपडेट देने के लिए 10 जनपद पहुंची प्रियंका गांधी।
बुजुर्ग तीर्थ यात्री योजना पर संकट के बादल है। बुजुर्ग यात्री तीर्थ योजना पर कोरोना का ग्रहण नजर आता है। 5000 से ज्यादा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर पानी फिरा है। सहायक आयुक्त ने योजना की वस्तुस्थिति की फाइल आयुक्त को भेजी है। योजना के तहत 5000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। योजना को लेकर सहायक आयुक्त ने दिशा निर्देश भी मांगे गए। कोरोना काल समाप्त होने के बाद ही शुरू हो पाएगी अब योजना, लेकिन योजना के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी यहाँ बड़ी चुनौती रहेगी। किस तरह से आर्थिक संसाधन यहां पर जुटाया जाए, लेकिन बुजुर्ग तीर्थ यात्री योजना पर संकट के बादल साफ नजर आते हैं। बुजुर्ग यात्री तीर्थ योजना पर कोरोना का ग्रहण है। 5000 से ज्यादा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर यहां पानी फिर चुका है। सहायक आयुक्त ने योजना की वस्तुस्थिति की फाइल भी आयुक्त को भेजी है। योजना के तहत 5000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। योजना को लेकर सहायक आयुक्त ने दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं। कोरोना काल समाप्त होने के बाद ही अब ये योजना शुरू हो पाएगी, लेकिन योजना के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। तीसरी लहर की आहट के बीच एनएसयूआई ने जारी की है रैंकिंग। बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल जेके लोन सुविधाओं में टॉप 10 में भी नहीं है। चिकित्सा विभाग के 14 मापदंडों पर यह अस्पताल खरा नहीं उतरा है। जयपुर के गढ़गौड़ी चौथे स्थान पर, जनाना अस्पताल चांदपुर 7वें नंबर पर है, जोधपुर मेडिकल कॉलेज पहले नंबर पर है, बीकानेर दूसरे और जनाना अस्पताल अजमेर तीसरे स्थान पर है। बच्चों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से एसएनयूआई ये रैंक जारी करता है, लेकिन अहम सवाल तो ये कि इस रैंकिंग में जेके लोन अस्पताल टॉप 10 में भी नहीं है, यानी टॉप 10 में भी उसने अपनी जगह नहीं बनाई है। तीसरी लहर की आहट है, तैयारियों के बाद यहां पर कही जा रही है, और बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल जेके लोन अस्पताल है, लेकिन सुविधाओं में टॉप 10 में भी ये शामिल नहीं हो सका। चिकित्सा विभाग के 14 मापदंडों पर यह अस्पताल खरा नहीं उतरा है। जयपुर के गढ़गौरी चौथे नंबर पर है, जनाना अस्पताल चांदपुर 7वें नंबर पर है, जोधपुर मेडिकल कॉलेज पहले, बीकानेर दूसरे और जनाना अस्पताल अजमेर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। बच्चों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से ही एनएसयूआई ये रैंकिंग जारी करता है, लेकिन जेके लोन अस्पताल जो कि राजस्थान का बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, ये टॉप 10 में भी शामिल नहीं हो सका। मॉडर्ना टीकों के आयात की मंजूरी। डीसीजीआई ने सिप्ला को मॉडर्ना टीके के आयात बिक्री की यहां पर अनुमति दे दी है। देश में ये चौथा टीका है जिसे आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। mRNA तकनीक से विकसित देश में ये पहली वैक्सीन होगी। कोरोना के खिलाफ 94.1% प्रभावी है मॉडर्ना वैक्सीन। अगले महीने से देश में उपलब्ध हो सकता है ये टीका भी। कंपनी के अनुसार कीमत तय नहीं है, लेकिन कम ही रहेगी। मॉडर्ना इस साल 30 करोड़ और अगले साल तक दे सकती है 100 करोड़ डोज, और दूसरी ओर फाइजर भी इस साल दे सकती है 100 करोड़ डोज। तो चौथा ये टीका है जिसे अनुमति यहाँ भारत में मिल चुकी है। और बता दें आपको, डीसीजीआई ने सिप्ला के मॉडर्ना टीका के आयात बिक्री की भी यहाँ पर अनुमति दे दी, और देश में चौथा टीका है जिसे आपात इस्तेमाल को लेकर मंजूरी मिली है। mRNA तकनीक से विकसित देश में पहली वैक्सीन होगी ये। कोरोना के खिलाफ 94.1% प्रभावी है मॉडर्ना वैक्सीन। अगले महीने से देश में ये टीका भी उपलब्ध हो सकता है। कंपनी के अनुसार कीमत तय नहीं है, लेकिन कम ही रहेगी। मॉडर्ना इस साल 30 करोड़ और अगले साल तक 100 करोड़ की डोज दे सकती है। दूसरी ओर फाइजर की बात करें तो इस साल 100 करोड़ की डोज फाइजर भी देगी। कोरोना की दूसरी लहर में निरक्षरों की साक्षरता पर लगा ब्रेक। 4,20,000 निरक्षरों की साक्षरता पर कोरोना का साया है। मानो लिखना पढ़ना अभियान आखिरी चरण में आकर थमसा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से मार्च में करवानी थी ये परीक्षा, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अभियान को 3 माह और बढ़ा दिया। हाल ही में मंत्रालय ने सभी राज्यों से बीसी कर तैयारियों पर चर्चा की है, जिसमें अधिकतर राज्यों में अधूरी तैयारियों के चलते परीक्षा करना संभव नहीं है। सिर्फ राजस्थान ही वो इकलौता राज्य है जिसने पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है, और इतना ही नहीं, राजस्थान परीक्षा कराने को लेकर भी यहाँ पर तैयार है। फिलहाल मंत्रालय ने 25 जुलाई परीक्षा की संभावित तारीख तय रखी है, लेकिन अन्य राज्यों के अधूरे होमवर्क के चलते परीक्षा का आगे खिसकना भी यहां पर तय माना जा रहा है। लेकिन राजस्थान ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर रखी हैं। 4,20,000 निरक्षरों की साक्षरता पर कोरोना का साया नजर आता है। मानो लिखना पढ़ना अभियान आखिरी चरण में आकर थमसा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से मार्च में इसे लेकर परीक्षा करवानी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अभियान को 3 माह और बढ़ा दिया है। हाल ही में मंत्रालय ने सभी राज्यों से बीसी कर तैयारियों पर चर्चा भी की थी, जिसमें अधिकतर राज्यों में अधूरी तैयारियों के चलते परीक्षा करना संभव नहीं था, लेकिन सिर्फ राजस्थान ही वो इकलौता राज्य है जिसने इसे लेकर पूरी तैयारी कर रखी है।
सावधान, एक बार सर्जरी होने के बाद फिर फैल रहा है ब्लैक फंगस। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड की ये स्टडी है। एसएमएस अस्पताल में अब तक 27 केस इस तरह के पहुंच चुके हैं। प्रॉपर मेडिसिन नहीं लग पाना से भी यहाँ पर फंगस बढ़ जाता है। एसएमएस में अब तक करीब 450 ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे और इनमें से 410 की सर्जरी हो चुकी है। ब्लैक फंगस के करीब 25 मरीज जिनके दिमाग तक ये फंगस पहुंचा, उनकी मौत हुई है। ब्लैक फंगस की मुख्य दवा एम्फोटेरिसिन की उपलब्धता में अभी भी कमी बनी हुई है। अभी भी इसकी उपलब्धता आसान नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि एक बार सर्जरी होने के बाद ब्लैक फंगस फिर से फैल रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड की ये बेहद अहम स्टडी है। एसएमएस अस्पताल में अब तक 27 केस ऐसे पहुंच भी चुके हैं। प्रॉपर मेडिसिन नहीं लग पाने से भी ये फंगस बढ़ जाता है। एसएमएस में अब तक करीब 450 ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे और इनमें से 410 की सर्जरी हो चुकी है। ब्लैक फंगस के करीब 25 मरीज जिनके दिमाग तक ये फंगस पहुंचा है, उनकी मौत हुई है। ब्लैक फंगस की मुख्य दवा एम्फोटेरिसिन की उपलब्धता में अभी भी कमी बनी हुई है। तो आगे बाड़मेर एसीबी के सिवाना में बड़ी कार्रवाई। सिवाना में डिस्कॉम के ईएन प्रतापा राम बिश्नोई को ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों उन्हें ट्रैप किया गया। विद्युत कनेक्शन व ट्रांसफार्मर देने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। परिवादी नकुल सिंह से ये रिश्वत की डिमांड की गई थी और परिवादी नकुल ने ही एसीबी में इसे लेकर परिवाद दर्ज करवाया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एसीबी एसपी रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर कामयाबी मिली। तो बाड़मेर एसीबी ने ये कार्रवाई सिवाना में की है, जहां सिवाना में डिस्कॉम के एएन है प्रतापा राम बिश्नोई, जिन्हें ट्रैप किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों इन्हें गिरफ्त में लिया गया है। बता दें आपको, विद्युत कनेक्शन व ट्रांसफार्मर देने के एवज में ही इन्होंने रिश्वत मांगी। परिवादी नकुल सिंह ने इसे लेकर एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया था, जिसके बाद ट्रैप की इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने एसीबी एसपी रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। सालों से जमे जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों के निजी स्टाफ, 5 साल से ज्यादा समय से जमे ऐसे स्टाफ का तबादला करना होगा। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव अनंत कुमार ने ये आदेश निकाले हैं और लिखा है, प्रायः ऐसा देखने में आया है कि जिला कलेक्टर्स व संभागीय आयुक्तों का निजी स्टाफ कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालयों एवं तहसील, उप तहसील कार्यालयों में ये स्टाफ पीए, रीडर, बाबू एवं अन्य स्टाफ वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से ये स्थिति उचित नहीं है। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं और इसी संबंध में 3 जुलाई 2002 द्वारा निकाला पत्र जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त के निजी स्टाफ में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कि 5 वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। और चलिए, संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है और जिसे कहा भी जा रहा है कि अब इनके भी तबादले किए जाएंगे, क्या अहम निर्देश दिए गए हैं इसे लेकर? देखिए, ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की और आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त के ऑफिसों में और जो स्टाफ जमा रहता है, लंबे समय से स्टाफ जमा रहता है और अक्सर ये देखा जाता है जैसे ही अधिकारी का तबादला होता है तो वो अपनी फील्डिंग सेट करने में लग जाते हैं कि कैसे भी करके मैं इसी स्थान पर रहूं। और ये कमोबेश तमाम मंत्रालयों के ऑफिसों में भी है। मंत्रालयों में जितने भी तमाम उच्चाधिकारी हैं उनके यहाँ पर कई लोग जमे बैठे हैं। हालांकि ये तो कलेक्ट्रेट और संभागीय आयुक्तों का हाल है, लेकिन यदि मंत्रालयों में भी कई अधिकारियों के पास के स्टाफ को देखें तो वहां भी कमोबेश यही हाल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा मैसेज दिया है सरकार ने और इस सरकार के इस मैसेज की तारीफ आम आदमी जरूर करेगा। और संभावना यह है कि मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं इस तरीके के मुद्दों पर बेहद गंभीर रहते हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई शिकायत ना आए, क्योंकि जब एक ही जगह पर जमे रह जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कई बार शिकायतें सामने आती है। कई अधिकारी तो ऐसे होते हैं कि वो उसी व्यक्ति को मांगना पसंद करते हैं जो बरसों से उनके पास कि मुझे यही चाहिए। तो ये एक बढ़िया मैसेज दिया गया है। ये जो लेटर जारी किया गया है तमाम कलेक्टर्स को, संभागीय आयुक्तों को, तो ये लेटर एक मैसेज है। रीडर हैं वो जमे रहते हैं, तो अब देखना ये होगा कि उनका स्थानांतरण करवाने के लिए खुद आगे से कोई पहल करते हैं या फिर सरकार खुद करती है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है जो कि एक पारदर्शिता का मैसेज जिसे कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
नगरीय विकास विभाग पर आज की ये बड़ी खबर है। निर्धारित अवधि में भूखंड पर निर्माण नहीं करने पर कार्रवाई करेंगे। संबंधित निकाय भूखंड का आवंटन निरस्त करने की ये कार्रवाई करेंगे। विभाग ने इस बारे में सभी निकायों को अहम निर्देश भी दिए हैं, आदेश दिए जा चुके हैं। इस आदेश के तहत निकाय ऐसे भूखंडों का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद संबंधित भूखंडधारियों को नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद आवंटन निरस्त करने की यहाँ पर कार्रवाई होगी। सरकार के सख्त आदेश, मामले में समस्त कार्रवाई की पहल की जाए। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले ये कार्रवाई की जाए। अभियान इस वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू होगा। संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी इसे लेकर चाहेंगे, किस तरह के आदेश है? श्वेता, पहले तो मैं नियम बता दूं कि नियम ये है कि कोई नीलामी से अगर निकाय किसी को प्लॉट आवंटित करते हैं तो उसमें 5 साल में उसका निर्माण करना जरूरी होता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई संस्थानिक आवंटन होता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाता है तो उसके लिए 4 साल होते हैं। इसी तरह से एक आम आदमी जो जेडी से पट्टा लेता है तो उसका पट्टा लेने के 5 साल में उसको निर्माण कराना जरूरी होता है। लेकिन अगर ये 5 साल में निर्माण नहीं करा देते तो निकायों के पास ये अधिकार होते हैं कि वो 10 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वो जो आरक्षित दर है उसका 1% के हिसाब से पुनर्ग्रहण शुल्क लेते हैं, तो शुल्क लेकर उसको बढ़ा सकते हैं। 10 साल बाद में भी अगर कोई निर्माण नहीं करता है तो फिर सरकार की स्वीकृति से ही इसको बढ़ाया जा सकता है। इस स्थिति में भी जो है पुनर्ग्रहण शुल्क लिया जाता है और ये शुल्क जो होता है 2% आरक्षित दर का होता है। ये जो पूरी कवायद जो श्वेता की जा रही है उसके पीछे ये माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में शहरों में इस तरह के प्लॉट्स हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, जिनको 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो बिना पुनर्ग्रहण शुल्क के जो है वो खाली पड़े हुए हैं। तो इसमें सरकार की जो मंशा है, सबसे बड़ी जो मंशा है कि निकायों की आय बढ़ाना उनकी मंशा है। इसके लिए सरकार का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, भूखंडधारियों को नोटिस दिए जाएंगे तो वो पुनर्ग्रहण शुल्क जमा कराएंगे और जो शुल्क मिलेगा उससे निकायों को आय होगी। और दूसरी मंशा ये भी है कि जो खाली पड़े प्लॉट है उन पे जो उनके कारण जो कॉलोनी में विकास नहीं हो पाता, खाली प्लॉट है जिसमें कूड़ा डलता है, तो इस स्थिति भी को भी खत्म किया जाए और वहां पर जल्द से जल्द निर्माण हो ताकि कॉलोनी में विकास हो। क्योंकि बड़े बड़े प्लॉट्स ऐसे हैं जो ग्रुप हाउसिंग के लिए या होटल के लिए निकायों की ओर से आवंटित किए गए थे, लेकिन उन पर तय अवधि में निर्माण नहीं हुआ है और वहां पर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए हैं और गंदगी वहां चल रही है। तो इन सब चीजों से को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है और ये सख्त आदेश दिए हैं कि आप जितनी भी कार्रवाई है वो कर प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले कर लें। और ये भी कह दिया है कि अगर सरकार के स्तर पर जिन मामलों में निर्णय लिया जाना है वो मामले भी 31 अगस्त तक हर हाल में पहुंचा दें। ये एक सख्त आदेश दिए हैं। और ये जो पुनर्ग्रहण शुल्क है ये बड़ा अमाउंट होता है। अगर पुनर्ग्रहण शुल्क इसमें जो निकाय है वो संबंधित पहले सर्वे कराएंगे अपने इलाके में और सर्वे कराने के बाद भूखंडवार जो उनके निकायों के रिकॉर्ड में होगा उस संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो नगरीय विकास विभाग ने ये बेहद अहम फैसला लिया है। चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।